हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप देख रहे हैं हमारे साथ मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का सेशन, जहां पर हम GS1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको मेंस जो GS1 मेंस का पेपर होता है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। इंडिकेटिव आंसर्स किस तरीके के हो सकते हैं, क्या अप्रोच आप यूज कर सकते हैं उन आंसर्स को लिखने के लिए, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो आज की सेशन के अंदर जो तीन क्वेश्चंस, एक 4 मार्कर, एक 8 मार्कर और एक 20 मार्कर का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट दोस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था अबाउट द टॉपिक ऑफ फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। क्वेश्चन वाज दैट गिव योर कमेंट्स ऑन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरकास्ट मैरिज इन इंडिया। इंटरकास्ट मैरिज जो भारत के अंदर होती है, क्या फैक्टर्स हैं जो उसके कॉज बनते हैं और क्या उसके प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, ये 60 वर्ड्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पर बताना था। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है एक लाइन से स्टार्ट कर सकते हो कि 2011 का सेंसस हमें बताता है कि अराउंड 5.8% शादियां जो भारत के अंदर होती हैं वो इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, यानी कि बहुत ही कम प्रोपोर्शन है टोटल मैरिजेस का विच इज इंटरकास्ट मैरिज, राइट। तो ये डेटा देना है, वो एक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर सेटअप कर देता है। उसके बाद फ्लो चार्ट्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू यू कैन लिस्ट डाउन द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि देखो बहुत डाइवर्स कॉजेस, बहुत डाइवर्स कॉन्सिक्वेंसेस इंटरकास्ट मैरिज के नहीं होते हैं। तो मैंने कॉजेस बता दिए कि देखो डाइल्यूशन हो रही है कास्ट रिजिडिटी की। पुराने जमाने के हिसाब से आज के समय अगर हम देखें तो कास्ट उतना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। बहुत बड़े इंडिया के हिस्से में अभी भी कास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इसीलिए सिर्फ 6% इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं। लेकिन इनका नंबर बढ़ रहा है, और वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कास्ट की जो रिजिडिटीज हैं वो धीरे धीरे लूजन अप हो रही हैं, राइट। एजुकेशन और लिटरेसी के अंदर जैसे जैसे विस्तार होगा, लोग ज्यादा पढ़े लिखेंगे, ज्यादा समझदार बनेंगे, तो ऑब्वियसली कास्ट की जो रिजिडिटी है वो वहां पर खत्म हो जाएगी। वेस्टर्नाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, क्योंकि आजकल की जनरेशन में जो वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है, जहां पर कास्ट को कोई बहुत तवज्जो नहीं दी जाती है, वो लोग कास्ट को एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं समझते हैं, तो वो बिल्कुल भी कास्ट बेस्ड मैरिजेस में बिलीव नहीं करते हैं। तो वेस्टर्नाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। उसके बाद डाइवर्सिफाइड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर। पुराने जमाने में कास्ट के बेसिस पे आपकी एम्प्लॉयमेंट डिसाइड होती थी, तो ये एक रीजन बन जाता था कि सेम कास्ट के लोग जो हैं वो अपने ही कास्ट के अंदर शादी करेंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर चेंज ना हो। लेकिन आज के जमाने में हम देखते हैं कि ये जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कास्ट सिस्टम है वो अब नहीं रहा है। डिफरेंट कास्ट के लोग जो हैं वो अलग अलग ऑक्यूपेशंस कर सकते हैं, इकोनॉमिक मोबिलिटी उनको मिल सकती है और वो ज्यादा प्रॉस्परस हो सकते हैं इकोनॉमिकली। उसका कास्ट से जो रिलेशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि डिफरेंट कास्ट के लोगों में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है। दैट इज व्हाई वी कैन मैरी अमंगस्ट डिफरेंट कास्ट, राइट। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? देखो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दोनों लिखेंगे। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन सोसाइटी, कि अनएक्सेप्टेंस होता है कम्युनिटी के अंदर, सो कॉल्ड रेपुटेशन का लॉस होता है। लोग जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, अपने आप को जो अपर कास्ट कहते हैं, उनको लगता है कि हमारी जो रेपुटेशन है सोसाइटी के अंदर वो कम होगी अगर हम लोअर कास्ट के अंदर शादी करेंगे, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, राइट। इसके बाद टॉर्चर, फैमिली को सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन हो सकता है, उनको बहिष्कार किया जा सकता है, उनको जो रिलीजियस या सोशल इंस्टीट्यूशंस है उसमें से उनको बेदखल किया जा सकता है। और खास तौर पे जो कपल है, जो इंटरकास्ट कपल होता है, मैरिड कपल होता है, उसको काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, काफी ज्यादा इवन इन एक्सट्रीम केसेस वायलेंस का भी सामना करना पड़ता है, राइट। सो दीज आर सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच आर बैड कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट गुड कॉन्सिक्वेंसेस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि मोर इगैलिटेरियन सोसाइटी, मोर इक्वल सोसाइटी बनती है, ठीक है। इसी के साथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाले जो स्पिरिट है भारत के अंदर वो ज्यादा मजबूत होती है। टॉलरेंट और मल्टीकल्चरल ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज से जो आगे चिल्ड्रन पैदा होने वाले हैं, जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, अगर वो अलग अलग कास्ट के पेरेंट्स से के बच्चे हैं तो ऑटोमेटिकली दोस चिल्ड्रन दे विल बी मच मोर सेंसिटाइज्ड टुवर्ड्स कास्ट। वो ज्यादा यूनिफॉर्मली और ज्यादा कोहेरेंटली सोसाइटी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोग इंटरकास्ट मैरिज के बारे में लिखेंगे। क्वेश्चंस अक्सर आते हैं हमें कास्ट के ऊपर इन द एचपीएस मेंस एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन 8 मार्कर, दैट इज थ्रो लाइट ऑन द चीफ एलिमेंट्स एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर के कुछ चीफ एलिमेंट्स आपको बताने थे, कुछ सेलिएंट फीचर्स आपको बताने थे, और 120 वर्ड्स के अंदर ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी थी आपको, लेकिन जो चीफ एलिमेंट्स और फीचर्स हैं इनको आपको लिस्ट डाउन करके इनके बारे में एक एक दो लाइन लिखनी थी। जैसे मैंने इंडियन कास्ट के जो फीचर्स हैं, जो मुझे लगे वो मैंने फीचर्स यहाँ पर आपको बताए। जैसे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इंडिया के अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट आपके ईटिंग स्टाइल्स हैं, डिफरेंट सोशल कस्टम्स हैं, तो ये सारी चीजें होने के बावजूद इंडिया के अंदर देयर इज एन ओवरऑल यूनिटी, जो हमारे कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन कल्चर का, राइट। फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ पिलग्रिमेज है, जहां पर हमारा इंडियन कल्चर सस्टेन करता है कि हम टेम्पल कल्चर में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं।
और हम पिलग्रिमेज करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करते हैं टेंपल में जाने के लिए। अगर हम बाकी कई रिलीजन्स को देखें, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, तो वहां पर भी आपको बहुत लंबे पिलग्रिमेजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन इन इस्लाम देयर इज ओनली वन पिलग्रिमेज, दैट इज जो हज की पिलग्रिमेज होती है, जो ज्यादा मानी जाती है। इसके अलावा देयर इज नॉट मच पिलग्रिमेज दैट इज हैपनिंग। लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारी पिलग्रिमेजेस हैं अक्रॉस द टेरिटरी ऑफ द कंट्री व्हिच विल हैव टू डू। इसके बाद ट्रेडिशन ऑफ अकोमोडेशन है, इंडियन कल्चर की सिंक्रेटिक क्वालिटी है। सिंक्रेटिक क्वालिटी का मतलब है कि हम लोग एक तरीके से कल्चर में इवॉल्व होते होते नए एलिमेंट्स को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। तो टॉलरेंस है, अकोमोडेशन है, जैसे कि इलास्टिक कैरेक्टर ऑफ हिंदुइज्म कि हम अलग अलग फेथ्स को सेलिब्रेट करते हैं। चाहे वो कई ऐसे फेथ्स हैं जो साउथ इंडिया के हैं, वो काफी अलग है नॉर्थ इंडिया के रिलीजन से। जो प्रैक्टिसेस ईस्ट इंडिया में फॉलो की जाती है वो वेस्ट इंडिया में फॉलो नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल नॉन वेजिटेरियनिज्म, इवन इन हिंदुइज्म नॉन वेजिटेरियनिज्म वो ज्यादा पॉपुलर है ईस्टर्न इंडिया में एज कंपेयर टू वेस्टर्न इंडिया, लेकिन दोनों ही रिलीजन जो है वो हिंदुइज्म के अंदर एक्सेप्टेबल है। तो ये भी एक तरीके का हमारे जो सोसाइटी और जो हमारा कल्चर है उसका एक फीचर है। फेयर्स एंड फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट। विलेज रिपब्लिक्स, विलेजेस के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी होना और विलेजेस के अंदर अपनी डेमोक्रेसी होना, ये भी भारत के कल्चर का एक जो है सिग्निफिकेंट फीचर है, जिसमें आप हिमाचल के विलेजेस की डेमोक्रेसी का उदाहरण दे सकते हो। जैसे हिमाचल के अंदर ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जिनके खुद की पंचायत जो होती है, खुद के उनके डेटीज या देवता होते हैं, उनके बेसिस के ऊपर वही गांव के लोग जो है डेमोक्रेटिक तरीके से डिसीजन लेते हैं और आउटसाइड इन्फ्लुएंस को वहां पर ज्यादा नहीं मानते। तो ये डेमोक्रेटिक इन्फ्लुएंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडियन कल्चर। नेक्स्ट, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, जिसे इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली है, मैरिज का इंस्टीट्यूशन, किनशिप का इंस्टीट्यूशन भारत की सोसाइटी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर वेस्टर्न सोसाइटी से कंपेयर करें तो उतना स्ट्रांग हमें वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर देखने को नहीं मिलता है, राइट। इसके बाद बात आती है द थर्ड क्वेश्चन विच इज फॉर 20 मार्क्स, 400 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना था दैट व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस एंड व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन इंडिया। कि भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की जो मैरिजेस होती हैं उनकी क्या डिफरेंट टाइप्स हैं और क्या चेंजेस हमें आज के टाइम्स में देखने को मिल रहे हैं इंडियन मैरिज ट्रेडिशंस में। तो आप सबसे पहले मैरिज की डेफिनेशन के साथ यहां पर स्टार्ट कर सकते हो, राइट। डेफिनेशन सबसे पहले लिख दी कि मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिटिंग मेन एंड वुमेन इनटू फैमिली लाइफ, लेजिटिमाइजिंग ऑफस्प्रिंग। तो मैरिज के क्या फीचर्स हैं? पहले तो मेल एंड फीमेल्स उनको एक साथ एक फैमिली लाइफ में उनकी जो शुरुआत होती है, उनके जो ऑफस्प्रिंग है उनको लेजिटिमाइज किया जाता है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होंगे और उनके दूसरे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन के जो रहते हैं वो वहीं से एस्टैब्लिश होते हैं, मैरिज से एस्टैब्लिश होते हैं। जैसे इनहेरिटेंस है, आपको कितनी प्रॉपर्टी या कितना इनहेरिटेंस अपने पेरेंट्स से मिलने वाला है, आपकी एजुकेशन के ऊपर क्या पेरेंट्स से आपको मिलने वाला है, आपका जो नाम है, आपका जो सरनेम है वो आपको पेरेंट्स से मिलने वाला है, सारी चीजें आपके मैरिज के बाद डिसाइड होती है। सो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, तो हमें अलग अलग तरीके के मैरिजेस हम सिस्टम्स हम फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहले पॉलीगमी, मोनोगमी, उसमें पॉलीगमी के अंदर पॉलीजिनी एंड पॉलीएंड्री, और पॉलीएंड्री के अंदर फ्रैटर्नल एंड नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स। जैसे अगर मोनोगमी की बात करें तो ये सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ मैरिज है, इन विच अ सिंगल मैन एंड अ वुमन दे रिमेन इन मैरिज थ्रू आउट द लाइफ, राइट। सो इन मैरिज विद ओनली वन मैन और वन वुमन एट अ टाइम रहेंगे। तो आप एक टाइम पे दो ही पार्टनर रहेंगे फैमिली के अंदर, मैरिज के अंदर, एक मेल एक फीमेल, राइट। मल्टीपल पार्टनर्स इसमें अलाउड नहीं होते। अगर रीमैरी करना है तो आपको पुराने पार्टनर को डाइवोर्स करना पड़ेगा, सेपरेट होना पड़ेगा। एक ही टाइम पे यू कैन नॉट हैव मल्टीपल पार्टनर, सो दिस इज मोनोगमी, राइट। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैरिज इंडिया के अंदर भी है, वर्ल्ड के अंदर भी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैरिज है। फिर आती है पॉलीगमी। पॉलीगमी में मेन और वुमेन दे आर परमिटेड टू मैरी मोर देन वन वुमेन और मैन, यानी कि मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं मैरिज के अंदर। तो ये हमारी पॉलीगमी हो गई। फॉर एग्जांपल मैन इज मैरिड टू मोर देन वन वुमेन और वन वुमेन इज मैरिड टू मोर देन वन मेल्स, राइट। तो पॉलीगमी के अंदर पॉलीएंड्री एंड पॉलीजिनी दो तरीके की आपकी मैरिजेस होती हैं। पॉलीएंड्री में क्या होगा, अ वुमेन इज मैरिड टू मोर देन वन मैन, एक वुमेन एक से ज्यादा मेल्स की वाइफ हो तो ये आपकी पॉलीएंड्री बन जाती है। पॉलीजिनी में क्या होगा, पॉलीजिनी के अंदर वन मैन इज मैरिड टू मल्टीपल वुमेन, right? This polygyny is quite common in different tribal religions of our country as well as जैसे इस्लाम का रिलीजन है तो यहाँ भी एक्सेप्टेबल है पॉलीजिनी। अगर हम पॉलीएंड्री की बात करें तो दैट इज वेरी कॉमन इन मेनी ऑफ द ट्राइबल कल्चर्स इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, जहां पर वन फीमेल इज मैरिड टू मल्टीपल मेल्स, राइट। तो अब ये जो पॉलीएंड्री है इट कैन बी फ्रैटर्नल और नॉन फ्रैटर्नल, जिसमें विमेन मैरीज मेन हु आर ब्रदर्स। एक ही फैमिली के मेल मेंबर से एक फीमेल की मैरिज हो जाती है, ठीक है।
practices common among खास tribes of उत्तरांचल, ये एक एग्जांपल के थ्रू आप प्रूव कर सकते हो। उसके बाद नॉन फ्रेटर्नल, हस्बैंड्स ऑफ वुमेन आर नॉट ब्रदर्स, मतलब एक फैमिली को जो हस्बैंड्स हैं वो बिलोंग नहीं करेंगे, तो नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री हो जाती है। ये जो कॉमन है अमंग नायर कास्ट ऑफ केरला, केरला के जो नायर कास्ट है वहां वन फीमेल हैज मल्टीपल मेल पार्टनर्स और मल्टीपल हस्बैंड्स हु डू नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली, राइट। सो मैरिज इज अ वेरी डायनामिक सोशल इंस्टीट्यूशन। ये तो हमारे ट्रेडिशनल मैरिज टाइप्स हो गए, लेकिन अगर हम आज के समय में देखें तो मैरिज के इंस्टीट्यूशन में चेंजेस क्या हो रहे हैं, वो चेंजेस आप एक एक करके लिस्ट डाउन कर दोगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है मैरिज का, क्यों की जा रही है मैरिज, शादी क्यों हो रही है। सो ट्रेडिशनली मैरिज वाज अ सोशल ड्यूटी, धर्म होता था मैरिज, एक सोशल ड्यूटी है, सोसाइटी में रूल्स बनाए गए उसको फॉलो करते हुए आप मैरिज कर रहे हो ताकि आप एक फैमिली स्टार्ट कर सके, कम्युनिटी में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। उसमें कोई इंडिविजुअल का सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता था, राइट। इट वाज सीन एज अ ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी, और नॉट इवन सोसाइटी, टुवर्ड्स गॉड्स आल्सो, टुवर्ड्स रिलीजन आल्सो, कि आपकी ड्यूटी है दैट यू हैव टू मैरी, यू हैव टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन एंड यू हैव टू फॉलो द धर्म, राइट। लेकिन आज के जमाने में हम देख रहे हैं कि जो मैरिजेस हैं उसमें सेक्रेड इथोस कम होते जा रहे हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैरिज हैं वो चेंज हो रहे हैं। प्रिवेलिंग कल्चर है लिव इन रिलेशनशिप की, मतलब आपके जो पर्सनल एस्पिरेशंस है वो पूरी हो रही हैं, इकोनॉमिक एस्पिरेशंस पूरी हो रही हैं, लेकिन जो सेक्रेड रिचुअल्स वाला जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट था कि आपका जो धर्म होता है, ड्यूटी होता है, वो अब मैरिज के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आप अब इंटरेस्ट देख के मैरिज करते हो, राइट। इसके बाद प्रोसेस ऑफ मेट सिलेक्शन बदल गया है। अर्लियर द पेरेंट्स वर द सोल अथॉरिटी, जो पार्टनर्स हैं जिनकी शादी होने वाली है उनका कोई से ज्यादा नहीं होता है कि वो किससे शादी करेंगे, कब शादी करेंगे, कैसे शादी करेंगे, लेकिन द फैमिलीज ऑफ द मेल एंड फीमेल दे डिसाइड कि whom they want to marry और how they want to marry। लेकिन आज के समय में ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि अब जो इंक्रीजिंग सोशल मीडिया एक्सपेंस है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, लोग ज्यादा एजुकेटेड है, लोग ज्यादा इंपावर्ड है, ज्यादा अपने राइट्स को इन्फोर्स करते हैं, तो उनका खुद का से बढ़ रहा है मैरिज को लेकर के। अब वो खुद डिसीजन ले सकते हैं अपने मैरिज पार्टनर के बारे में, ठीक है। फॉर्म ऑफ मैरिज चेंज हो गया, फॉर्म ऑफ मैरिज की किस तरीके से हम मैरिज, जैसे हमने पढ़ा पॉलीगमी, पॉलीएंड्री, ये सारी चीजें चेंज हो रही है। इसमें अब हाइपोगमी एंड हाइपरगमी मैरिजेस हो रही हैं। हाइपोगमी और हाइपरगमी मैरिजेस में क्या होता है, दैट यू हैव मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल मेल और मल्टीपल फीमेल पार्टनर्स एंड देयर इज नो स्ट्रिक्ट कमिटमेंट टुवर्ड्स वन, ठीक है। तो इस तरीके से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है हमारी मैरिजेस की फॉर्म्स में। The Special Marriage Act of 54 has recognized intercaste as well as interreligious marriages। तो हम ये भी देख रहे हैं कि पहले के जमाने में जब हम बहुत ज्यादा सेक्रेड और रिलीजन को एसोसिएट करते थे मैरिज के साथ, तो इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल फॉरबिडन थी, इंटरकास्ट अलाउ नहीं करते थे। इंटरफेथ का तो सवाल ही नहीं उठता था कि अलग अलग रिलीजन के लोग आपस में शादी कर लें। लेकिन अब जो है ये चीज बदल रही है और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इंटरकास्ट और इंटरफेथ मैरिजेस दे आर बिकमिंग मच मोर कॉमन। और जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है वो अलाउ करता है भारत के लीगल सिस्टम के अंदर दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट फेथ्स और डिफरेंट कास्ट, दे कैन मैरी ईच अदर इफ दे आर एडल्ट्स। क्लियर। इसके बाद चेंज इन द एज ऑफ मैरिज। एज ऑफ मैरिज पहले जो है वो काफी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, लेकिन अब जो लीगल एज ऑफ मैरिज है वो बढ़ा दी गई है, राइट। तो प्रोहिबिशन ऑन चाइल्ड मैरिज है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी जो मिनिमम एज है मैरिज की उसको वहां पर डिफाइन कर दिया गया है। और सिर्फ मिनिमम एज ही नहीं, ये तो लॉ भी चाइल्ड मैरिज को अलाउ नहीं करता। जो मैरिज की एज है वो 21 और 18 ईयर्स जो है वो रखता है और उसको बढ़ाने की भी बात हो रही है। लेकिन वॉलंटरली जो लोग हैं वो लेट शादी कर रहे हैं, अराउंड 25-30 इयर्स तक लोग जो है अनमैरिड रहते हैं, उसके बाद शादी करते हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट अलग है। अब उनके इंटरेस्ट है कि माइग्रेशन, आउटलुक, वैल्यूज, ऑक्यूपेशन, ये सारे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आप मैरिज कब करेंगे, राइट। इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ मैरिज भी है कि एंटी डाउरी एक्ट आ चुका है, तो ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती थी मैरिज के रूप में, वो सारी चीजें अब लीगल ऑफेंस बन गई हैं। तो ये भी एक मैरिज के अंदर नया चेंज आया है। पुराने जमाने में और आज भी कई जगहों पर जो मैरिज होती है, इट इज नॉट कंप्लीट विदाउट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जरूरी है मेल और फीमेल साइड से, लेकिन उसको अब इलीगल कर दिया गया। ऐसी किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शंस अब अलाउड नहीं है। स्टेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज चेंज हो रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट में बाइगमी को प्रोहिबिट किया गया है एंड डाइवोर्स को परमिट कर दिया गया है, यानी कि बाइगमी नहीं होगी, आप मल्टीपल वाइफ्स या मल्टीपल हस्बैंड्स नहीं रख सकते अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप शादी करते हैं या आप हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, राइट। आप डाइवोर्स को जरूर अलाउ किया गया है कि डाइवोर्स अलग अलग ग्राउंड्स के ऊपर आप लीजिए और उसके बाद दूसरी शादी करनी है तो करिए। और मुस्लिम विमेन एक्ट 2019 जिसमें ट्रिपल तलाक वाली प्रैक्टिस को बैन किया गया था, वहां पर हमने मुस्लिम विमेन को इंस्टेंटेनियस डाइवोर्स से हमने राहत दे दी है। सो दीज आर डिफरेंट फीचर्स जो हमें मैरिज के ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में चेंज होते हुए देखने को मिले। सो दिस इज हाउ यू कुड हैव रिटन दीज काइंड्स ऑफ आंसर्स एंड आई होप इन क्वेश्चंस के ऊपर आप खुद अपने आंसर्स लिखोगे और उन आंसर्स को मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज भी करते हैं, तो आप ये जो जीएस पेपर 1 का यूनिट 3 का सब यूनिट 1 है उसके लिए आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इफ यू डिड, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल
और इसी के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।